जी के गीत पर आऊं। महादेवी वर्मा को पढ़ने से पहले आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। जैसे गूगल क्लासरूम पर मैंने लगभग किताबें भेज दी हैं, अगर खोल के देखा हो तो उनके महत्वपूर्ण लगभग निबंध भेज दिए हैं। यहाँ तक कि जिस चांद पत्रिका के लिए वो जानी जाती हैं, उस चांद पत्रिका का लिंक भी भेज दिया है कि खोल करके देख लीजिए कि चांद होता क्या था, जिसकी यशस्वी संपादिका थी महादेवी वर्मा। और अगर महादेवी वर्मा को और अधिक आप पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, वो ही हो या शी हो, दोनों में से जो भी हो, जिन्हें कभी आगे स्त्री विमर्श पढ़ना है या जिन्हें अपनी स्त्री की अपनी पूरी उसकी अस्मिता को जानना समझना है, कम से कम उन्हें महादेवी ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। इसलिए कि जब आप फेमिनिज्म की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे और उस पूरे के पूरे वुमेन एम्पावरमेंट के उस सरफेस से गुजरेंगे जो कि तैयार होता है, तो बिल्कुल बेसिक जो नाम आएगा फेमिनिज्म के साथ, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, तो वर्जीनिया वुल्फ वगैरह जैसे नामों से पहले भी एक नाम आएगा महादेवी वर्मा का, जिसका इंटरप्रिटेशन हिंदी के आलोचकों ने बहुत गलत ढंग से किया और गलत ढंग से करते हुए उनके सारे के सारे पाठ का कुपाठ कर दिया। जिसके बारे में जब कृष्णदत्त पालीवाल ने लिखा तो वो ये कहने से नहीं अपने को रोक पाए और उन्होंने एक चैप्टर ही लिखा, हिंदी आलोचना का मर्दवाद और महादेवी वर्मा, कि हिंदी आलोचना ने अपने मर्दवाद को स्थापित करने के लिए महादेवी वर्मा की सारी कृतियों को, उनकी रचना धर्मिता को अंडर एस्टिमेट किया, और अंडर एस्टिमेट ही नहीं किया, उसके पूरे के पूरे एनालिसिस को, इंटरप्रिटेशन को डाइवर्ट कर दिया। क्योंकि स्त्री की सत्ता और स्त्री अपनी आइडेंटिटी की तलाश करे, ये कब किससे बर्दाश्त हुआ है। कृष्ण कुमार का एक निबंध है, कभी मिले तो पढ़िएगा, खोज करके ना मिले तो मैं दूंगा, लेकिन पहले खोज लीजिएगा खूब अथक ढंग से, द्रौपदी के होठ। जब द्रौपदी के होठ ये निबंध पढ़िएगा तो ये निबंध आपके रोंगटे खड़े कर देगा कि स्त्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। कृष्ण कुमार एक मेटाफर लाते हैं और वहीं से अपने निबंध की शुरुआत करते हैं। आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुसल्ला ओढ़े खड़ी थी। और आपको इसका जवाब भी मालूम होगा। क्या है जवाब? भुट्टा। कृष्ण कुमार कहते हैं, कृष्ण कुमार वही जो शिक्षाविद है, कि एक बार मैंने इसकी एक पैरोडी देखी, इसका ठीक उल्टा, कि जो है जिसमें ये लिखा था कि जो है सारे कपड़े और केस लिए नोच, और कैसी आफत आई नंगी कर दी नार। और कहे कि मैं फिर सालों ये सोचता रहा, और जब भी मैं किसी भुट्टे वाले के सामने जाता था तो भुट्टे खाने की कल्पना से मैं सहम जाता था, क्योंकि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है भुट्टे को खाने तक ले जाने की, वो सारी की सारी प्रक्रिया उस पंक्ति के लक्ष्यार्थ से मुझे स्त्री के शोषण की तरफ इशारा करता था। क्योंकि स्त्री के शोषण में भी क्या करते हैं, यही तो करते हैं आप। कहा कि ये अकाट्य पुरुषों का समाज रहा है, और जब भी किसी पुरुष को ये लगा है, पुरुष वर्चस्ववादी इस समाज को लगा है कि उस पर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, उसने किसी न किसी छल, किसी न किसी बल से अपनी सत्ता को बरकरार रखा है और स्त्री को कभी वहाँ स्थापित नहीं होने दिया। जब आप अपनी आइडेंटिटी की तलाश में होंगे और जब आपको लगेगा कि आप अपने मन का कुछ करें,
तुरंत आपके सामने आपके परवरिश करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमारी परवरिश का यही सिला दोगी, तुम्हें हमारे प्रतिष्ठा का भी तनिक भी उसकी चिंता नहीं है। और ये इस तरह का पूरा एक इमोशनल गेम चलेगा जो आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी को बर्बाद करके रख देगा। आप लाख पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, तमाम चीज़ों के बाद भी दुनिया में और कुछ नहीं तो अपने लिए अपना एक साथी चुनने का हक भी ये सोसाइटी या आपका परिवार आपको नहीं देगा। और उस न देने में उसकी इतनी शान और शौकत है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसमें श्रेय माता पिता का नहीं है, ये उसी मर्दवाद का श्रेय है जो अपनी सत्ता को एकदम से दबोच करके रखना चाहता है, क्योंकि उसके पास इसी तरह के हथियार है जो समय समय पर फेंक सकता है। या फिर वो आपसे यही कहेगा कि गलती हो गई कि तुमको पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चल रहा है। तो फिर आप एज इट इज करते रहिए जैसा वो सोसाइटी चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तब पर भी आप ना माने तो वो कुछ दृष्टांत दे करके आपको मनाएगा। जैसे उसी निबंध में कृष्ण कुमार कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी होगी फूल और कांटे, अजय देवगन की पहली फिल्म है, एक्शन से भरी हुई। उनके पिताजी ने ही एक्शन सीन दिए थे उसमें, वीरू देवगन ने। और मैंने छत्तीसगढ़ में ये फिल्म देखी थी संजोग से, और छत्तीसगढ़ बेस्ट फिल्म थी क्योंकि मैं कोरबा में रहता था और बिलासपुर के रहने वाले थे देवगन, तो वहाँ उसका एक अलग ही रुतबा था। और मेरी इतनी समझ थी कि मैं फिल्मों को बहुत समझ जाया करता था, क्योंकि मैं उस ज़माने में बहुत शैतान हुआ करता था। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरी शैतानियों का कि मैं महज 9-10 साल का ही बच्चा रहा होऊंगा, लेकिन लगभग हर दिन ऐसा होता था जिस दिन मैं फिल्में देखने हॉल में जाता था। कभी कभी तो मैं 2 दिन तक 3 दिन तक खाना ही नहीं खाता था डर के मारे, लेकिन फिल्में ज़रूर देखता था। मैं अपना इतिहास कभी बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि ये आदमी उस जगह से इस जगह कैसे आ गया। लेकिन सेंस बहुत डेवलप था। आज भी सब कुछ मुझे याद है, बचपन से लेकर के आज तक की घटनाएं मुझे याद है। खैर ये तो एक मतांतर हो गया थोड़ा हंसाने के लिए, लेकिन ऐसा रहा नहीं होगा, ऐसा होता तो मैं यहाँ होता नहीं। ये तो ऐसे ही कहा मजाक में। तो उस फिल्म में एक सीन आता है, आप देखिएगा कि गाड़ी गुजर रही होती है और एक लड़की किताब लेके जा रही होती है, और गाड़ी इतनी तेज़ से वो मवाली लोग निकालते हैं कि कीचड़ उसके कपड़ों पर पड़ता है। वो रिएक्ट करती है, भाई देख के चला सकते थे, आराम से चला सकते थे, ऐसा कर सकते थे। जिसकी सज़ा उसे यह भुगतना पड़ता है कि बाद में वो सारे मवाली लोग उसका बलात्कार करने तक की नौबत आ जाती है। कृष्ण कुमार कहते हैं कि ये सोसाइटी बार बार आपको यह दिखाने की कोशिश करता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो देखो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तभी कोई नायक पैदा होगा। ये कितनी ओहियात किस्म की बात है कि जब सब कुछ घट जाएगा तब तुम्हें मुक्ति देने वाला आएगा, और वह मुक्ति देने वाला भी पुरुष ही होगा। यानी कि तुम अपनी लड़ाई लड़ ही नहीं सकती किसी भी तरह से। तो यह जो पूरा का पूरा समाज है, जिसकी पूरी संरचना और जिसकी बुनियाद ही उस ठेठ पुरुषवाद पर टिकी हुई है, मर्दवाद पर टिकी हुई है, उसमें किसी स्त्री की रचना धर्मिता को कोई सेलिब्रेट किया जाए या उसमें कोई आगे बढ़ा हुआ कदम देखा जाए, यह इतनी आसानी से कहाँ स्वीकार होगा। इसलिए मत भूलिए कि महादेवी जब ये कहती है अपने मृत्यु के ठीक आसपास के दिनों में कि आज से 60 बरस पहले जब मैंने भिक्षुणी बनने का फैसला लिया था, तो आपको क्या लगता है समाज में कोई खलबली नहीं मची होगी? आप आज कह दीजिए ना कि आप वैरागी होने जा रहे हैं, आप अकेले रहने का चुनाव कर लीजिए कि आपको शादी नहीं करनी, आप अकेले रहेंगे, वैरागी न भी होइए। आसान है क्या?
हर दिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हर दिन संघर्ष करना पड़ेगा हर तरह से। महादेवी कहती है कि ज़रा सोच करके देखिए कि जब मैंने ये फैसला लिया होगा भिक्षुणी बनने का, तो समाज में क्या हलचल मची होगी। जब सो कॉल्ड जिसे पति करार दिया गया, जब उसको छोड़ा होगा और अकेले रहने का फैसला किया होगा, तो समाज में क्या खलबली बची होगी। महादेवी का पूरा जीवन समाज के बंधे बंधाए पूरे के पूरे पैमानों को ढाहने का जीवन है, केवल उनकी लेखनी ही नहीं। इसलिए याद करिए कि ये वही महादेवी है जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहा, और मदन मोहन मालवीय का विश्वविद्यालय था वो, जो कि अपने समय का सबसे ज़्यादा मॉडर्न विश्वविद्यालय था। वहाँ कहा गया कि स्त्रियों को संस्कृत पढ़ना वर्जित है, माफ़ कीजिए आपका दाखिला नहीं लिया जा सकता। तो उस बंधे हुए पैटर्न में महादेवी ने भी जिद की और आकर के इस प्रयाग में संस्कृत से शिक्षा ली, और संस्कृत से शिक्षा ली और संस्कृत में शिक्षा दी। हजारों हजार साल की जो जकड़न थी, जिसमें किसी स्त्री और शूद्र के लिए सब कुछ वर्जित था, उस वर्जित पने के खिलाफ खड़ी हो गई महादेवी। उसके बाद भी वो दौर थमा नहीं, जब वो लगातार एक्टिविस्ट के रूप में काम करती थी इसी इलाहाबाद शहर में रहते हुए। अब मिर्ज़ापुर से लेके कहते हैं लोग सोनभद्र तक, जहाँ कभी भी जिसकी ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वो तुरंत पहुँचती थी। जिसकी एक खूबसूरत मिसाल है उनकी, वो रेखा चित्र पढ़िए, दो फूल। क्या अद्भुत है वो। उस दो फूल में देखिए कि उस लड़की का प्रेमी जो है उसको छोड़ करके चला गया है, और वो प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि बच्चे को जन्म दे, लेकिन जिस समाज से वो आती है वो समाज इसकी इजाज़त नहीं देता। उसके पिता ले जा करके दूर कहीं झुग्गी की बस्ती में एक छोटी सी खोली लेते हैं और अपनी बेटी को छिपा करके रखते हैं कि किसी को पता न चले कि ये प्रेग्नेंट है। वो बेटी इच्छा जाहिर करती है कि मैं महादेवी से मिलना चाहती हूँ मरने से पहले। वो जन्म देती है दो जुड़वा फूल से बच्चों को। महादेवी जाती है, सांस नहीं ली जा रही है जिस जगह वो जा रही है, इतनी गंदी बस्ती है वो। घोड़ा गाड़ी इक्के से रुकती है, वो जा करके देखती हैं, सारी चीज़ें समझ जाती हैं कि यह भी उसी मर्दवाद का किया धरा है जिसने प्रेम के नाम पर एक स्त्री को छला है। लेकिन महादेवी उस लड़की को अपना लेती है, उन दोनों बच्चों को अपना लेती है, अपने घर लेके आती है और कहती है कि बहुत कम उम्र में मैं माँ भी बन गई और दो नन्हे नन्हे फूलों के बच्चों की जो है नानी भी बन गई। कमाल का है वो पूरा संस्मरण। ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। तो महादेवी इस तरह का जिगरा भी रखती थी, इस तरह के काम भी करती थी। भाभी पढ़िए, भाभी में जिस भाभी को वो रोज़ देखती है स्कूल जाते हुए, जो कि विडो है और जो टाट के फाक से दुनिया को देखती है, उसकी पीड़ा देखिए। तो महादेवी के पूरे लेखन में, क्रिएटिव राइटिंग में और प्रोज में आपको स्त्री की वो बंदिश और स्त्री की वो पीड़ा महसूस होगी। इसलिए महादेवी जब ये कहती है कि कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, तो ये उसी दास्ता से मुक्त होने की कहानी है कि कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। इसलिए छायावाद को अगर समझना है, छायावाद को किसी भी तरह से मत पढ़िए, बस निराला की एक पंक्ति उठाइए और महादेवी की एक पंक्ति उठाइए और दोनों को एक जगह मिला करके टेक दे के बार बार गाइए, आपको छायावाद का अंदाज़ा लग जाएगा। निराला कहते हैं, गहन है यह अंधकारा,
और महादेवी अपने गीत के एक मुखड़े में कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना, गहन है यह अंधकारा, जाग तुझको दूर जाना, गहन है यह अंधकारा, जाग तुझको। समय क्या है, ये निराला की इस पंक्ति से समझिए। और समय से मुक्ति की अवधारणा क्या है, ये महादेवी की इस पंक्ति से समझिए, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो मैं ये कह रहा था कि जब कृष्णदत्त पालीवाल ये लिखते हैं कि हिंदी आलोचना के मर्दवाद ने महादेवी वर्मा के पूरे रचना कर्म को जो है अंडर एस्टिमेट किया, इवेल्युएट ठीक ढंग से नहीं किया, तो हमें सोचना पड़ता है। और सिर्फ उसने ही नहीं, बल्कि जो महादेवी के निकट थे, गंगा प्रसाद पांडे जैसे लोग, इन लोगों ने भी महादेवी को इतना स्पिरिचुअल, इतना आध्यात्मिक बना दिया, इतना विरह से आकुल बना दिया कि नगेंद्र जैसे रचनाकार भी इस पूरे के पूरे इवेल्युएशन में असफल साबित हुए। हम मीरा अभी नहीं पढ़ रहे जगदीश, मीरा जब जिसने पढ़ाया होगा पढ़ा दिया, मैंने तो पढ़ा दिया था। जब मुझसे मीरा पढ़ा हो वो ये सवाल ही नहीं कर सकता। मीरा पढ़ता तो मैं बताता कि क्या हुआ और नहीं हुआ। हम नहीं मानते इस चीज़ को। ये कंपैरेटिव स्टडी बहुत ख़राब है। ये क्यों आप पढ़ करके मानिए, न मानिए, बिना पढ़े मत मानिए। दोनों की दो दुनिया है। मीरा और महादेवी में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। नामवर जी ने भी अपने लेख में गहरी आपत्ति जताई है आधुनिक मीरा कहने के पीछे। मीरा के पास क्या था, मीरा के साथ कौन सा समाज था, भीलों को छोड़ दीजिए तो। उस पूरे के पूरे सामंतीपन से टकराने के लिए जिसकी एक इशारे से मीरा का सर धड़ से अलग हो सकता था। मीरा के समय में कौन सा ह्यूमन राइट कमीशन था, मीरा के समय में कौन जो है निराला उसके भाई बन करके खड़े थे, मीरा के समय में मीरा कौन सी किसी विद्यापीठ की शिक्षिका थी, मीरा के समय में मीरा कौन से कवि सम्मेलनों में जा करके पुरुषों के बराबर खड़े होकर के अपनी कविता, अपनी बात रख पाती थी। तो दोनों का अंतर समझ में नहीं आता। जिस ज़माने में महादेवी थी उस ज़माने में दुनिया उनके साथ थी, ये शहर उनके साथ था, उनके 3 समान धर्मा कवि उनके साथ थे, वो आत्मचेता भी थी, शिक्षित भी थी हर तरह से। तो दोनों के दुख का अंतर बहुत अलग अलग है। महादेवी का जो दुख है वो उनका चुना हुआ है, और जिसकी तरफ वो इशारा करती है, जिससे मुक्त होना चाहती है, वो संपूर्ण स्त्री जाति का दुख है। और मीरा का जो दुख है वो उनके आप अपनी आंखों के सामने का दुख है, जिसे वो जी रही हैं और जिससे मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए दोनों जीवन में अंतर है, दोनों के समय में अंतर है, दोनों के काल में अंतर है। महादेवी को किसने सताया? ठीक है, अकेले रहने के चुनाव पर समाज ने बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन कम से कम उस तरह का तो खतरा नहीं था ना, राणा भेजो विष का प्याला, या सास कहे कुल नासी रे, ये तो नहीं था ना। तो मुझे लगता है कि ये तुलना वहाँ होती है जहाँ कुछ समानता हो। जहाँ समानता ही नहीं होगी वहाँ तुलना क्या होगी। हमारे समय में हम किसी से भी किसी की तुलना कर देते हैं। हम अगर ये तुलना कर दें कि मुक्तिबोध बड़े हैं और कि जो है सर्वेश्वर बड़े हैं कि अज्ञे बड़े हैं, ये सब ओहियात है कि अज्ञे बड़े हैं। अज्ञे की निर्मिति में और मुक्तिबोध की निर्मिति में बहुत फ़र्क है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि केशव और तुलसी की कोई तुलना नहीं है। जो लोग तुलना करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। बहरहाल तो ऐसे ही कुछ है। बाकी नामवर जी का वो पढ़ लीजिएगा, इसमें लेख है, बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है। वो जो किताब मैं बता रहा था जिसमें नामवर जी के वक्तव्य हैं, छायावाद वाला। खैर मैं कहाँ था, तो मैं एक तो ये बात कहना चाह रहा था कि महादेवी वर्मा को पढ़ते समय इतना सचेत आपको हो जाना पड़ेगा और
किसी भी XYZ के किसी भी लेखक से अधिक आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं उनके जड़ों तक जाना। ये आधी आबादी पढ़े या ना पढ़े इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्हें भी पढ़ना चाहिए। पर आपको कम से कम उन जड़ों को तलाशना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर वो शख्सियतें कैसी हैं जिसने कम से कम हमारे लिए आवाज़ें उठाई और जिसकी वजह से आज हम कुछ हद तक अपने को अपनी आइडेंटिटी को समझ पाते हैं या देख पाते हैं। अगर ये आवाज़ें ना होती तो फिर हम कहाँ होते और किस तरह से होते, क्योंकि स्त्री की कोई आवाज़ थी ही कहाँ। महादेवी जब ये कहती है कि परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, और उसके ऊपर कहती कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। धरती तो छोड़ो साहब, वो जो आकाश है ना उसमें भी कहीं कोई ठौर नहीं है। जैसे बादलों को कोई वास नहीं मिलता और वो तब तक बादल होते हैं जब तक बरस नहीं जाते, वैसे ही स्त्री के लिए भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आप अपने घरों में जाकर के पूछ लीजिएगा अपनी अम्मा से, अपनी माँ से, अपनी मम्मी से। माँ तो हो सकता है कि उस चीज़ को थोड़ा बहुत जानती ही होंगी अगर आप घर में छोटे होंगे तो, और नहीं तो फिर अपनी दादी से पूछ लीजिएगा। स्त्री को कभी किसी ने नाम से जाना क्या? मैं अगर लंबे समय के अंतराल के बाद MA में एडमिशन न लिया होता काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो मेरे किसी भी दस्तावेज में मेरी माँ का नाम नहीं होता। और दस्तावेज में जो मेरी माँ का नाम है वह भी धुंधली सी स्मृतियों के आधार पर है, क्योंकि माँ तो तब तक थी ही नहीं कि जिनसे पूछ सके कि आपका नाम क्या था। और नाना नानी के पास भी माँ के नाम की कोई साफ सी स्मृति नहीं थी। बुलाने वाले नाम की, संबोधित नाम की एक स्मृति थी, मूल नाम की नहीं थी। माँ का नाम पूछ देना इस समाज में अशिष्टता का पैमाना माना जाता था। कोई पुरुष कभी भी किसी स्त्री से उसका नाम नहीं पूछता था, या किसी बच्चे से पिता का नाम पूछता था, माँ का नाम नहीं पूछता था। वंश परंपरा तय होता था, टाइटल आज भी तय होते हैं, और बड़े फ़ख्र के साथ स्त्रियां भी टाइटल लगाती हैं। आजकल जो है पता चलेगा कि जो है सुषमा सिंह राठौड़ गर्व से लगाएगी, क्योंकि शीर्षक बदल जाते हैं। हम अपनी पूरी आइडेंटिटी पुरुष के हाथों में सौंप देते हैं। उसकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। जिस घर में वो पैदा होती थी वो फलाने की बेटी होती थी, जहाँ उसका ब्याह होता था फलाने की बहू होती थी। जब वो वृद्ध हो जाती थी, पति चला जाता था, तो वो फलाने की माँ होती थी। इसके अलावा भी उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी है क्या? गौर करके देख लीजिए, पूछ लीजिए अपने माँ से, दादी से। अगर वो निम्न तबके से आती है तो थोड़ी बहुत उसकी अपनी आइडेंटिटी है, क्योंकि निम्न समाज जागरूक रहा है, कम से कम श्रम के स्तर पर वो एक साथ रहा है। लेकिन सांभ्रांत समाज से आती है तो भोर में विदाई होती थी, ब्रह्म मुहूर्त में। सूर्योदय से पहले उसे ससुराल पहुंच जाना है, और सूर्योदय से पहले उसे मायके पहुंच जाना है। कोई उसे देखे ना, ये बात गौण था। महत्वपूर्ण ये बात था कि वो दुनिया को ना देखे। दादी अम्मा से ये गर्वोक्ति सुनिएगा जब वो कहेंगे कि अरे हम लोग कितने सभ्य हुआ करते थे, जब हमारे बेटे का विवाह हुआ तब हम पहली बार द्वार पर निकले। ये गर्व के साथ सुनाती है दादी किस्सा। आपकी दादियाँ भी सुनाएंगी कि द्वार पर आना वर्जित था। जब बेटा जवान हो जाता था, घर में बहू हो जाती थी, तब द्वार पर जो है स्त्रियां निकलती थी। अपना टोला, अपना मोहल्ला नहीं देख सकते हैं। रात के अंधेरे में, कभी चांदनी रात में या अंधेरे रात में जाके बाग बगीचा देखे कि हाँ ये 4 ठो आम के पेड़ है, ये लीची के पेड़ है। और साल में एक बार दशहरे के मेले में रात में गए, रात चुपके चुपके कहीं मेला देखने का अवसर मिल जाए तो बहुत अच्छा। वो भी किसी ने पहचान लिया तो
रात भर की नींद गई। आप उसी समाज से आते हैं ना। उसी समाज से आप आते हैं, तो उस समाज में स्त्री की पीड़ा कितनी रही होगी। हंस कुमार तिवारी ने जब ये कविता लिखी होगी तो बहुत मज़े से बच्चे पढ़ लेते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। मुक्ति की आकांक्षा, नहीं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिवमंगल सिंह सुमन की है ना। मुक्ति की आकांक्षा उनकी शायद हंस कुमार तिवारी की, किसकी है सर्वेश्वर। चिड़िया को लाख समझाओ कि घर के बाहर दुनिया बड़ी निर्मम है, वहाँ तुम्हें अपने पंख की गंध तक नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वह फड़फड़ाएगी, जितना पर चाहेगा निकाले, चाहेगी निकालेगी और एक दिन उड़ जाएगी। ये पूरी की पूरी क्या है, उस कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, उसी की ध्वनि है। और जब मुक्ति के वो कविता लिखते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये पूरा का पूरा मेटाफर एक स्त्री पर ले जाकर के बैठा दीजिए। जब कवि कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, अपनी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते लाल गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यह आकुल उड़ान किसकी है, जिसमें बार बार विघ्न डाल रहे हैं। तो मेटाफोरिकल रूप से आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी, वो कड़वी बेर ज़्यादा अच्छी है सोने की कटोरी में रखे मैदा से। आज़ादी का क्या महत्व होता है, मुक्ति की आकांक्षा कैसी होती है, इसको बहुत सारे कवियों ने अपने अपने ढंग से स्पष्ट किया है। उसमें स्त्री कहाँ है और किस कदर है। इसलिए स्त्री जब उस तरह की बात करती है तो हमारा समाज उसको बहुत गंभीरता से लेता नहीं है। इसलिए याद करिए कि जो डोमकच की परंपरा है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं। अब क्या होगा, अब तो महिला पुरुष सब बारात जाते हैं, लेकिन पहले स्त्रियां बारात नहीं जाती थी। हाँ, गांव में बहुत जगह नहीं जाती, लेकिन जिनके यहाँ शहरों में हैं उनके यहाँ तो जाती ही हैं। तो क्या हुआ कि पुरुष सारे चले जाते थे, तो स्त्रियों को सोना नहीं है, जागना है। तब पता चला कि चरणदास आएंगे और ले जाएंगे सब। हाँ, तो गांव में कोई पुरुष नहीं होता था। ये उनकी आज़ादी का सबसे बड़ा दिन होता था। और फिर वो डोमकच करती थी, स्वांग की तरह होता है ये, जिसमें वो अभिनय करती थी जो वो हो जाना चाहती थी जीवन में जो होना चाहती थी वो क्या करती थी कि वो अभिनय में उनके आता था, दिखाई देता था। पुरुष जैसा बनती थी, उसके जैसा संवाद करती थी, उसकी तरह मुक्त होना चाहती थी। और हम ये स्पेस मिलने पर तब होना चाहते हैं जब हमें जीवन में इसकी सहूलियतें नहीं होती। तो यही वो समाज है जहाँ से आप आते हैं, यही वो समाज है जिसमें से आप सबके पास ऐसी स्मृतियाँ होंगी आज भी जहाँ आपको इतनी आज़ादी नहीं है। और इसी समाज में आज से लगभग 115 बरस पहले महादेवी पैदा हुई थी। तो सोचिए कि उन्होंने किस तरह से अपने को गढ़ा होगा। और मज़ेदार ये है कि
कृष्णदत्त पालीवाल ने तो यहाँ तक कहा कि गांधी के लिए भी ये मुद्दे मायने नहीं रखते थे। नवजागरण ने जो एक नया रुख अख्तियार किया था और जिसमें स्त्री की भी जगह हो सकती थी, उसके सवालों पर पूरा का पूरा नवजागरण जैसे कि मौन साधे रहा। कुछ छिटपुट प्रयास हुए पर बड़े प्रयास नहीं हुए। लोगों को आज़ादी की चिंता थी, लेकिन स्त्री के आज़ादी की चिंता नहीं थी, उसके मुक्त होने की चिंता नहीं थी, वो कम थी। वह भी है। तो मैं ये कह रहा था कि इसकी भी तलाश करनी चाहिए, इसको भी पढ़ना चाहिए। महादेवी का मूल लिखा हुआ पढ़िए। और महादेवी पर 2 किताबें आई। एक तो गंगा प्रसाद पांडे की किताब उसी समय आई जब महादेवी जीवित थी, पर उस किताब को मत पढ़िएगा। महिषी महादेवी, महीयसी ऐसी नाम है महादेवी। बिल्कुल भटका देंगे आपको गंगा प्रसाद पांडे, और बहुत ही कमज़ोर पाठ है वो महादेवी का। एक किताब बाद में संपादित की परमानंद श्रीवास्तव ने, उसमें भी महादेवी पर बहुत सारे लोगों ने लेख लिखा। एक आध 2-4 लेख को छोड़ करके बाकी कोई भी लेख उस तरह का नहीं है जो महादेवी को ठीक ढंग से इवैल्यूएट करता है। तो मिले तो देख लीजिएगा, बाकी बहुत कुछ लीजिएगा मत उससे। उसके बाद एक किताब आती है और वो किताब इसी विभाग के एक बहुत ही नामचीन प्राध्यापक, प्रोफेसर तो नहीं हो पाए वो, पर रचनाकार बड़े थे। ये अलग बात है कि व्यक्तित्व में बड़े विवादित रहे, अभी भी हैं। दुधनाथ सिंह। दुधनाथ सिंह ने एक किताब लिखी महादेवी। दुधनाथ सिंह की ये किताब 2009 में प्रकाशित हुई राजकमल से। नहीं, 2009 में प्रकाशित हुई ये किताब, और इसमें उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य, महादेवी की बहुत सारी तस्वीरें, महादेवी की बहुत सारी पेंटिंग्स दिए, और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ उन्होंने लिखा। कुछ ऐसी बातों की तरफ भी इशारा किया जो विवादास्पद थे, क्योंकि विवादों से दुधनाथ जी का पुराना नाता है। वो विवाद खोजते भी हैं और विवाद रचते भी हैं, और खुद भी विवाद जीते रहे वो ताउम्र। उसी के ठीक 1 बरस बाद उसके ठीक 1 बरस बाद एक और किताब आई, और ये किताब मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही श्रमसाध्य काम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक, जिनके पठन पाठन की अपनी शैली ज़बरदस्त तो थी ही, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जैसा कि अमितेश बताते हैं, और जिन्होंने बड़े श्रम के साथ एक किताब तैयार की, नवजागरण और महादेवी वर्मा का रचनाक्रम, स्त्री विमर्श के स्वर। किताब घर प्रकाशन से ये किताब प्रकाशित हुई। नवजागरण और महादेवी वर्मा का रचनाक्रम, स्त्री विमर्श के स्वर। ये किताब उन्होंने तैयार की। कृष्णदत्त पालीवाल बताया तो, किताब घर प्रकाशन से है। आप दुधनाथ जी वाली किताब लाइब्रेरी से लेकर के देखिएगा, पढ़ सकते हैं, कई प्रतियां होंगी। पालीवाल जी वाली किताब नहीं मिलेगी, और चाहे तो खरीद लीजिएगा।
तो क्योंकि किताब अच्छी है, 445 की, 400 में बहुत महंगी नहीं है, क्योंकि पेपर बैग किताबें भी इतनी मोटी अब 350-400 से नीचे आती नहीं है, अगर मिल जाए ये एडिशन तब। बहुत सारे लोगों ने महादेवी की कविता और उनके गद्य को लेकर के बातचीत की और कहा कि महादेवी की कविता अब हमारे किसी काम की नहीं है। इवन की छायावाद की प्रासंगिकता लिखते हुए रमेश चंद्र शाह, जो कि अभी जीवित हैं, जिनकी बिटिया आई थी अमितेश की किताब के लोकार्पण में, शंपा शाह, उन्होंने भी एक बहुत ही सामान्य सा निष्कर्ष निकाला कि महादेवी की कविता का स्वाद आज हमारे लिए बासी पड़ गया है। पर मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि महादेवी की कविता का स्वाद बासी नहीं पड़ा है, बल्कि जैसे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट डेवलप होता जा रहा है और जैसे जैसे फेमिनिज्म की एक अलग ही तरह की स्टडी हो रही है, एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पर महादेवी की कविता और महादेवी का प्रोज पूरा का पूरा अपनी नई अर्थवत्ता के साथ हमारे सामने आ रहा है। इसलिए बाद के दिनों में चाहे जिन लोगों ने भी काम किया हो स्त्री पाठ पर, सुधा सिंह ने काम किया हो या रमणिका गुप्ता ने काम किया हो, इन तमाम लोगों ने महादेवी को लगभग ठीक ढंग से रेखांकित करने की कोशिश की है। या फिर चांद पर जो लोग काम कर रहे हैं, और अभी आशुतोष पार्थेश्वर जी काम कर रहे हैं चांद पत्रिका पर, तो इन सभी लोगों ने महादेवी को नए तरह से देखने की कोशिश की है। मैंने डाले भी हैं, वो तो पुराने आए भी थे। तो इन सब की तैयारी कैसे होगी? तैयारी ऐसी होगी कि पहले तो कम से कम आप महादेवी की कविताओं से गुजर जाइए, क्योंकि आपको कविता ही पढ़नी है। कुछ तो मैंने भेज दिया है, सारा का सारा मिल जाएगा। कुछ न भी मिले तो आप महादेवी की दीपशिखा और महादेवी की संधनी या यामा जो भी मिल जाए, देखने की कोशिश करिए कि आखिर ये जो कवित्री है, जिसको इतना ज़्यादा अध्यात्म से जोड़ा गया, रहस्यवाद से जोड़ा गया, वैसे इसकी कविता में रहस्यवाद ही है या कुछ और भी है? कई बार हम अपना दुख सीधे नहीं कह पाते, कई बार ये समाज हमें अपना दुख कहने की इजाज़त नहीं देता, तो हम अपने दुख के लिए क्या करते हैं? एक प्रतीक खोजते हैं, तलाशते हैं, ढूंढते हैं। जैसे कि मीरा की बात हुई कि मीरा के समय में कृष्ण कोई थे कि नहीं थे, उनके प्रिय थे कि नहीं थे, ये बात छोड़ दीजिए, पर कृष्ण एक ऐसा व्यक्ति था जो कि मीरा के लिए सबसे बड़ा संबल था। उनकी हिम्मत के पीछे अगर कोई था ढाल बन करके खड़ा, तो वो कृष्ण जैसा प्रतीक था। और माफ़ करिएगा कि मैं कृष्ण को उस कृष्ण की तरह नहीं पढ़ाता जिसे आप मंदिरों में पूजते हैं, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ कि मीरा को पढ़ते हुए पद्मावती शबनम की वो किताब देखी जानी चाहिए और उसे पढ़ते हुए गुजरिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब मैं एक पद पढ़ाता हूँ जो कि बहुत ही आसान सा पद है कि मोर मुकुट मकड़ाकित कुंडल अरुण तिलक धिये बाल, इस पूरे के पूरे पद में कोई भी ऑर्नामेंट संभ्रांत समाज का नहीं है, सारा का सारा ऑर्नामेंट आदिवासी समुदाय का है। और अगर आप कृष्ण का ठीक चेहरा देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको आदिवासी समाज का नायक दिखाई देगा, क्योंकि समान धर्मा संबंध स्त्री और पुरुष का उन्हीं समाजों में तब भी था, अब भी है। इसलिए मैं पूरे पाठ को अलग ढंग से देखता हूँ। इसलिए मेरे लिए कृष्ण वो कृष्ण नहीं है जो कि मथुरा में जन्म ले रहे हैं और क्रांति मचा रहे हैं। मैं उसे कॉमन मैन की तरह देखता हूँ, लेकिन वो कॉमन मैन वहाँ से आता है जहाँ से स्त्री और पुरुष के बीच का कोई अंतर नहीं है। तो ये देखने की कोशिश करना कि आखिर ये स्त्री किस तरह से प्रतीकों का सहारा ले रही है, कैसे बार बार अपने प्रिय को याद कर रही है, अपने समय और समय की विसंगतियों से कैसे टकरा रही है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक इनके गीत से गुजरना चाहिए। बमुश्किल से आप 2-3-4 घंटे में लगभग महादेवी के सारे गीत पढ़ जाएंगे, अगर पढ़ना चाहे तो। ज़रूरी ना है कि समझा ही जाए, मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ा जाना ज़रूरी है, समझा जाना तो उसकी लेवल जब आएगी तो आएगी, पर आपको ये तो एक गर्व रहेगा कि आप बेसिक टेक्स्ट को जानते हैं। और जब ये हो जाए तो उसके बाद इस किताब का तो पंक्ति दर पंक्ति अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यही वो किताब है जो
एक क्रांतिकारी किताब मानी जाती है। पहली बार 42 में आई और इसने स्त्री को समझने, स्त्री को जानने, स्त्री को बूझने और स्त्री की जो जकड़ने थी उससे मुक्त करने का प्रयास किया। तो इसके निबंध पढ़िए और तब देखिए, जिसकी भूमिका में ही महादेवी कहती है। और देखिए क्या कहती है, समर्पण कमाल का है। जैसे कुली भाट का जितना शानदार समर्पण निराला ने किया है, याद करिए कि जब निराला पढ़ रहे हैं छायावाद में और राम की शक्ति पूजा, तो निराला का कुली भाट ढूंढ करके पढ़ जाइए, कमाल की किताब है वो। और उस किताब को अगर पढ़े रहेंगे तो निराला को समझने में और मज़ा आएगा। ये सब काम करिए, समय मत गवाइए। तो जिस तरह से कुली भाट का समर्पण किया निराला ने कि हिंदी में बहुतों के ऐसे गुण हैं लेकिन कोई चर्चा नहीं करता, वैसे कुली भाट को समर्पित किया। इस पुस्तक को समर्पित करते हुए महादेवी ने लिखा कि जन्म से अभिशप्त, जीवन से संतप्त, किंतु अक्षय वात्सल्य वरदानमयी भारतीय नारी को समर्पित रहती है। शुरू के 2 शब्द देखिए कि जन्म से अभिशप्त, जो जन्म के साथ ही अभिशाप हो जाती है, अपने माता पिता के लिए तमाम तरह की प्रतिष्ठा क्या क्या सब कुछ जुड़ जाता है, और जिसके जन्म के साथ ही सोहर गाने की परंपराएं खत्म हो जाती हैं। और जो जीवन से संतप्त है, जिसमें हर कदम पर, हर मोड़ पर जैसे कि क्या है, ज्वाला ही ज्वाला है, लेकिन ऐसा जीवन जीने वाली स्त्री अक्षय वात्सल्य लिए हुए फिरती है, सबके लिए वरदान रचती है, सबके जीवन को सुखी बनाती है। उस भारतीय नारी को, उन भारतीय नारियों को समर्पित करती हैं। एक जगह कहती है भूमिका में कि भारतीय नारी भी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण प्रवेग से जाग सके, उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं। उसके अधिकारों के संबंध में यह सत्य है कि वे भिक्षावृत्ति से न मिले हैं न मिलेंगे। रिपीट मत करो, चुप रहो थोड़ा। कि उसके अधिकारों से के संबंध में यह सत्य है कि वे भिक्षावृत्ति से मिले न मिले हैं न मिलेंगे। आप सोचिएगा कि किसी दिन वो समय आएगा जब आपके लिए आबो हवा एकदम साफ हो जाएगी। भ्रम में हैं आप सोचिएगा कि किसी दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका भाई और आपके पिता कहेंगे कि अपने हिसाब से अपना जीवन जियो। भ्रम में हैं आप। वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन आपको छीनना पड़ेगा। नहीं तो आज आपका छीना जा रहा है, कल आपके बच्चों का छीना जाएगा। माधवी उसी समय 42 में ये कह रही है कि भिक्षावृत्ति से, भीख मांगने से न मिले हैं न मिलेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति आदान प्रदान योग्य वस्तुओं से भिन्न है। क्योंकि नारी का जीवन कोई वस्तु का जीवन नहीं है जिसे आदान प्रदान अदली बदली कर सके। समाज में व्यक्ति का सहयोग और विकास की दिशा में उसका उपयोग ही उसके अधिकार निश्चित करता रहता है, और इस प्रकार हमारे अधिकार हमारी शक्ति और विवेक के सापेक्ष रहेंगे। यह कथन सुनने में चाहे बहुत व्यवहारिक न लगे, परंतु इसका प्रयोग निर्भांत सत्य सिद्ध होगा। अनेक बार नारी की बाह्य परिस्थितियों के परिवर्तन की ओर ध्यान न देकर मैं उसकी शक्तियों को जागृत करके परिस्थितियों में साम्य लाने वाली सफलता संभव कर सकी हूँ। समस्या का समाधान समस्या के ज्ञान पर निर्भर है, और यह ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा रखता है। अतः अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए। सामान्यतः भारतीय नारी में इसी विशेषता का अभाव मिलेगा। कहीं उसमें साधारण दयनीयता है और कहीं असाधारण विद्रोह है, परंतु संतुलन से उसका जीवन परिचित नहीं है, और यह संतुलन चाहिए होगा। बहुत छोटी सी भूमिका लिखती पर झकझोर देंगी। इस पूरे के पूरे निबंधों में वो झकझोर करके रख देंगी। इतना ही नहीं लिखती हैं, महादेवी के कुछ निबंधों की मैं चर्चा करूंगा कि महादेवी साहित्य के बारे में क्या सोचती है, साहित्यकारों के बारे में क्या सोचती है, वो बार बार कैसे साहित्य से क्या कुछ हासिल करना चाहती है। इसी रसूलाबाद घाट पर महादेवी ने साहित्य संसद की स्थापना की थी। कभी मौका मिले लोगों को जलाने लोग जाते हैं, कभी कभी उस
जगह पर भी जा कर के घूम आइए। हालांकि अब तो चीज़ें वैसी नहीं हैं, पर आप तो रहबे करते हैं वहीं, तो जयबे करिएगा। जनार्दन जी के साथ जो रहेगा वो ऐसे ही जगहों पर पहुँचेगा। तो ये तो है ही है भाई, वो तो अच्छी बात है। तो देखिए इसी शहर में महादेवी का घर है, अभी भी है। प्रेमचंद का घर इसी शहर में, उसके अवशेष अभी भी हैं। पंत यहीं रहते थे। निराला जी का तो अब वो ढा करके पता ना होटल वोटल बनने जा रहा है क्या। कभी गए हैं? अरे इलाहाबाद में है, तीर्थ कर लीजिए, जाइए कभी जत्था बना करके, झुंड बना करके। केवल कंपनी बाग में जा करके जो है बर्थडे का केक काटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और दीना पंडित वाले के यहाँ चाट खाने से काम नहीं चलेगा। कभी कभी चौराहा डाक करके इंडियन प्रेस हो आइए, कभी कभी कंपनी बाग का रास्ता भूल करके कभी कभी ऐसे घरों में भी चले जाइए, देख के तो आइए, उस मिट्टी को छू करके आइए, अंदाज़ा तो लगिए कि हाँ वो कैसे लोग थे जो इस तरह से काम करते थे। यही कंपनी बाग ही है जिसके ठीक चार दीवारी से सटे हिंदुस्तानी एकेडमी के आगे जब जाएंगे दाहिनी तरफ तो वो विद्यापीठ है जहाँ महादेवी पढ़ाती थी। कभी उसकी चार दीवारी में जाइए, महादेवी के होने की खुशबू आएगी। कुछ क्रिएटिव करिए, पढ़ने को कितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और कैसे उसे जिया जा सकता है, ऐसा कुछ करिए। खैर, कृष्णदत्त पालीवाल की किताब में एक चैप्टर है स्वच्छंदतावाद पर, और लगभग 43 पेज का है। कमाल का चैप्टर है, जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे आचार्य शुक्ल और नामवर जी के हवाले से, और जिस पर बहुत आपत्ति थी नामवर जी की। कृष्णदत्त पालीवाल ने उस पूरे के पूरे स्वच्छंदतावाद को जो है रेखांकित किया है और बताया है कि जैसे रामविलास जी ने कहा ना कि भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था, वैसे ही स्वच्छंदतावाद अखिल भारतीय पुनर्जागरण था। उन्होंने भारतीय भाषाओं के तमाम कवियों का और उनकी रचनाओं का उल्लेख करते हुए बताया है कि किस तरह से स्वच्छंदतावाद काम कर रहा था और नई ज़मीन तैयार कर रहा था। इसलिए कभी मौका मिले तो उस चैप्टर को देखिएगा, यूरोपीय स्वच्छंदतावाद कैसे आया। और नो डाउट रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इस पूरे के पूरे स्वच्छंदतावाद पे, उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि शुक्ल जी भले इस मूल्यांकन में असफल हुए, लेकिन ये सारा का सारा जो छायावाद का जो ये पूरा का पूरा जो युग है, ये सारा युग जो है उसी स्वच्छंदतावाद की उपज है और उसी के बीच से निकलता है। एक तो ये कमाल का चैप्टर वो लिखते हैं, उसकी विशिष्टताओं की तरफ इशारा करते हैं, जिसे मैं कल आपके सामने रखूँगा। और इसके साथ ही उनके निबंधों के कुछ अंश आपके सामने रखूँगा, या हो सकता है कि कल मैं केवल कविता पढ़ूँ आपके सामने, कविता के कुछ अंश पढ़ूँ, कम से कम 10, 20, 50 कविताओं के, और दिखाऊँ कि महादेवी की कविता का रेंज क्या है। फिर गद्य पढ़ूँगा, गद्य के कुछ उदाहरण लेंगे हम, और फिर 2-3 गीत ही तो पढ़ने हैं, वो तो ऐसे ही पढ़ लेंगे। तब ये ख़त्म होगा, तब तक आपके पास पंत का पूरा कंटेंट पहुंच जाएगा, जिसे विंटर वेकेशन के बाद पढ़ेंगे। विंटर वेकेशन के पहले हम महादेवी ही पढ़ेंगे। अटेंडेंस किसी कागज़ पर बना करके दे दीजिए, अटेंडेंस ऊपर है, छूट गया है। और आग्रह फिर है कि कृपया पढ़िए।